हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है डोकम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास का। 10th क्लास में पिछली बार 1.4 का हम लोग समाधान कर रहे थे और 1.4 का कम से कम हमने 2 पार्ट बना रखा है और ये 1.4 का तीसरा पार्ट है। तो अगर आपने मेरे दूसरे 2 पार्ट देखे होंगे तो आज का पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर होगा, बाकी 2 पार्ट के आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का पार्ट चलिए शुरू करते हैं। परीक्षण कर देखिए कि दूसरे पार्ट में हमने 2 नंबर का सारा समाधान कर लिया था। सारा नहीं किया था, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था और कहा था कि आप उसे खुद से कर सकते हैं। और ये क्योंकि तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में ये 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर हमें करना है। 3 नंबर में आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ का सारा क्वेश्चन है ना, विवरण में दिया गया है, डिटेल में दिया गया है। तो इन डिटेल को पढ़ के हमें बनाना है समीकरण बनाना है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है निम्नलिखित गणितीय समस्याओं को, यानी कि यहाँ पे जितने भी गणितीय समस्या है उन समस्याओं को एक चर युक्त द्विघात समीकरण में व्यक्त करें। एक चर युक्त कहा है, यानी कि यहाँ पे जिस तरह से एक चर युक्त था ये सब है ना, क्योंकि इन सभी में देख रहे हैं कि इसमें एक ही चर है ना। तो एक चर युक्त द्विघात समीकरण में व्यक्त करें, यानी कि द्विघात समीकरण यानी कि इस तरह के ये 2 घात वाला समीकरण के रूप में हमें लाना है। ठीक है, तो व्यक्त करें और श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग करके या उत्पादक की सहायता से करें। क्योंकि मैंने इस द्विघात समीकरण को 2 तरह से करने सिखाया है, एक उत्पादक की सहायता से और दूसरा श्रीधर आचार्य के सूत्र से। मैंने पिछली बार ही सिखाया है, तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे पहले तो समीकरण बनाना है, समीकरण की बना के आप इन दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो श्रीधर आचार्य के सूत्र से करें या फिर उत्पादक की सहायता से करें। यहाँ पे यहाँ कहा गया है, यानी कि दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर क्या वो कहा है, साथी ने एक समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, साथी ने, अब ये साथी हमारा साथी या आपका साथी हम नहीं जानते, हाथी मेरा साथी कह सकते हैं। ठीक है, तो साथी ने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यहाँ पे लिखा तो है कि जो कर्ण की लंबाई होगी सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है ना, सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक, यहाँ साफ साफ वही लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पे सवाल में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, मैंने किसी दूसरी किताब में चेक किया, वहाँ पे लिखा था कि सबसे छोटी भुजा की 2 गुना से, ठीक है, 2 गुना से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पे उसका 2 गुना नहीं दिया गया है। जो मैंने उदाहरण बताया उसमें भी 2 गुना हमें यहाँ समझना चाहिए था, जो कि मैंने समझाया नहीं। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए, यहाँ पे 2 गुना होगा। ठीक है, छोटी भुजा के, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 गुना, ठीक है, छोटी भुजा के 2 गुना से 6 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, यकीन ना हो रहा हो तो यहाँ पर मैंने बांग्ला किताब लिया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है लेकिन बांग्ला में है। यहाँ पे लिखा अतिभुजर, यानी कि जो भी दीर्घो क्षुद्रतम, अतिभुजर यानी कि कर्ण है ना, यानी अति कर्ण का, ठीक है, कर्ण की लंबाई, दीर्घो यानी कि लंबाई, यानी कि अतिभुजर दीर्घो यानी कि कर्ण की लंबाई, क्षुद्रतम बाहुर यानी कि सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा का, बाहुर यानी कि भुजा का द्विगुण अपेक्षा, द्विगुण यानी कि 2 गुना, 2 गुना अपेक्षा यानी कि 2 गुना से, ठीक है, 2 गुना से 6 सेंटीमीटर बेसी, यानी कि 6 सेंटीमीटर वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है। ठीक है, छोटी भुजा के 2 गुना से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यहाँ पर आप बीच में इस सवाल को समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि छोटी भुजा नहीं है, ठीक है, तो हम छोटी भुजा को पहले मानेंगे, उसके बाद हम कर्ण निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने माना, ठीक है, 1 नंबर का 3 का 1 माना, सबसे छोटी भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर, सबसे छोटी भुजा 1 सेंटीमीटर है। और अगर वो छोटी भुजा 1 सेंटीमीटर है तो जैसा लिखा गया है कर्ण, ठीक है, जो कर्ण की लंबाई है, कर्ण की लंबाई छोटी भुजा की 2 गुना से, जैसा मैंने अभी बताया वहाँ पे 2 गुना होगा ही। ठीक है, छोटी भुजा x है, सॉरी
एक्स है उसका 2 गुना, ठीक है, एक्स है उसका 2 गुना, 2 गुना यानी सट्टा होगा, तो 2 गुना से वो 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि जोड़ होगा, ठीक है। तो कर्ण की लंबाई 2x + 6 इतना सेंटीमीटर होगा, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी जो तीसरा भुजा है, तीसरी भुजा बराबर, तीसरी भुजा की लंबाई कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, यानी कि तीसरी भुजा जो भी है वो कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है, यानी कि कर्ण जितना भी है उसमें 2 सेंटीमीटर कम, यानी कि माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी जो लिखा ये वाला कर्ण है ना, ये वाला कर्ण, तो 2x + 6 इसमें से 2 सेंटीमीटर कम, यानी कि 2 घटेगा, ठीक है। तो हम इसको घटाकर ही लिख सकते हैं 2x + 6 - 2, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो -2 हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा घटा सकते हैं, इसमें हम सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेते हैं, सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर। तो 2x + 6 से -2 अगर घटाए तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। तो 2x + 4 ये पूरा का पूरा तीसरी भुजा की लंबाई हो जाएगी, यानी कि सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ये है, कर्ण की लंबाई ये है, और तीसरी भुजा की लंबाई ये है, ठीक है, तीसरी भुजा की लंबाई ये है। तो ये सब निकल तो हो चुका है, लेकिन हम इसको समीकरण में कैसे डालेंगे? समीकरण में तो समान करना पड़ता है ना। तो हमें पता है ये जो कर्ण की लंबाई होती है वो बाकी दो भुजाओं का स्क्वायर का योगफल होता है, ठीक है। अगर हम इस छोटी भुजा को लंब मानेंगे और तीसरी भुजा को आधार मानेंगे, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज में एक लंब और एक आधार होता है ना। या जैसे कि अगर त्रिभुज इस तरह से होता है, ठीक है, तो ये वाला लंब होता है, ये वाला आधार होता है, और ये वाला कर्ण है ना। तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है ना। यह उसी से ये समीकरण बन जाएगा। तो जैसा सवाल में पता है, जैसा हमें पता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमें पता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार, तो हमने लंब किसको कहा? हमने लंब कहा इस छोटी भुजा को, ठीक है, इस छोटी भुजा को। तो अगर ये लंब है तो लंब का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हमने इस तीसरी भुजा को माना है, ठीक है। तो 2x + 4 बराबर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया, बराबर ये क्या है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर है, और कर्ण है हमारा 2x + 6, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x + 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा समीकरण बन चुका है। अब ये समीकरण बन चुका है तो इसको थोड़ा सरल बना देते हैं। अगर हम इसको सरल बनाना चाहें तो ये ब्रैकेट खोलना चाहिए, लेकिन ये होल स्क्वायर में है। होल स्क्वायर में तो इसका सूत्र लगाया जा सकता है ना। ये a और ये b, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा, यहाँ भी a + b होल स्क्वायर का सूत्र होगा। तो उसका सूत्र लगेगा तो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे x², ठीक है, बराबर x² ये पहला है, ठीक है, फिर प्लस है ये पूरा का पूरा सूत्र के रूप में, यानी कि 2x का होल स्क्वायर, a² प्लस होता है, क्योंकि सूत्र a² + 2ab होता है, 2ab, तो 2 तो पहले से ही होता है, a के रूप में हमारा 2x है, 2x, और b के रूप में हमारा 4 है, 2ab हो गया, क्योंकि ये a और b है, 2ab हो गया। फिर प्लस देखिए b² होता है, b के रूप में हमारा 4 है, यानी कि 4 यानी 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ भी वही चीज़ होगा, 2x का, क्योंकि वो बराबर के उधर है तो उधर ही लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2x इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ भी वैसे ही 2a, जैसे यहाँ पे 2ab हुआ यहाँ पे वैसे ही होगा, सबसे पहले 2 होगा, a के रूप में हमारा 2x है और b के रूप में हमारा 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2ab के रूप में b के रूप में 6 हो गया, फिर उसके बाद b² होता है, b² यानी कि 6 का स्क्वायर होगा, क्योंकि b के रूप में हमारा 6 है, इसलिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। इतना करने के बाद अगर हम शुरू से देखें तो यहाँ पे जो कुछ भी है पहले इसका मान लगा लेते हैं। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर लगा लेते हैं, प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपस में सब गुना होगा, 2 दूना 4, 4 चौका 16, यानी कि 16 एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है, बराबर सेम टू सेम यहाँ भी वही 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये आपस में गुना होगा, 2 दूना 4, ठीक है, 4 छक 24, तो ये 24 एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स भी है। फिर यहाँ भी प्लस है और ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी कि यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अभी हमें बराबर के सबको बराबर के इधर लाना है, लेकिन उसके पहले ये स्क्वायर में है, देखिए एक्स का स्क्वायर और ये भी एक्स का स्क्वायर है, दोनों एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ दोनों का गुना जोड़ होगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 है, यानी कि यह 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 16 एक्स जैसा है वैसे ही रहेगा क्योंकि ये किसी के साथ यहाँ पे जोड़ नहीं हो रहा है, प्लस 16 जैसा है वैसे ही होगा, और वहाँ पे 4 एक्स स्क्वायर है वो बराबर के इधर लाएंगे तो ये इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो भी 24 एक्स बराबर के इधर आएगा तो -24 एक्स हो जाएगा, या +36 उसे भी बराबर के इधर ही ला रहे हैं तो -36 हो जाएगा, होने से बराबर इधर हो गया, इधर हो जाने से बराबर के उधर कुछ बचेगा नहीं तो बचेगा सिर्फ 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कोई जोड़ घटाव होगा कि नहीं। यहाँ पे 5 एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 4 एक्स स्क्वायर है, ये आपस में घटेगा तो 5 से 4 घटाएंगे तो 1 बचता है, यानी कि 1 एक्स स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और इसका साइन होगा क्योंकि ये वाला बड़ा है, प्लस है तो इसलिए प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद 16 एक्स है और यहाँ पे 24 एक्स है, तो 24 से 16 अगर हम घटाएंगे, 24 से अगर हम 16 घटाएंगे तो 8 होता है, लेकिन ये वाला बड़ा संख्या है इसलिए माइनस होगा, ठीक है, -8 एक्स हो जाता है, 24 एक्स से 16 एक्स घटाएंगे तो -8 एक्स हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे 16 है और ये 36 है, दोनों अलग अलग साइन है, ये भी आपस में घटेंगे। अब 36 से अगर हम 16 घटाते हैं तो 26 हो जाएगा, और यहाँ साइन इसका ज़्यादा है, ठीक है, ये वाला बड़ा संख्या इसलिए इसका साइन माइनस होता है, ठीक है। 36 से 16 घटाया ये हो गया 26, ठीक है, बराबर, और कुछ बचा नहीं है इसलिए यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है क्योंकि 36 से 16 घटाया, 6 तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 20 होगा, यानी कि 36 से 16 घटाएंगे 20 होगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब देखिए पूरा का पूरा ये द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है, और अगर ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि दो तरीके होते हैं, एक उत्पादक की सहायता से, दूसरा श्रीधर आचार्य के सूत्रानुसार। तो ये पहला क्वेश्चन है तो मैं इसको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को हम किसी एक तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहले हम इसको गुणनखंड करके ही देखते हैं उत्पादक की सहायता से। उत्पादक की सहायता से अगर हम करें यहाँ पे x स्क्वायर -8x है, ठीक है। हमें यहाँ पे ऐसा कोई संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके 20 होता हो, ठीक है, लेकिन घटाकर, यहाँ घटा है ना, घटाकर 8 आता हो, ठीक है। ऐसा सिर्फ एक ही जोड़ी संख्या है, वो है 10 और 2, ठीक है। 10 और 2 को गुना करेंगे 20 होगा और उन्हीं को घटाएंगे तो 8 होगा, यानी कि यहाँ पे हमें 10 - 2 चाहिए, ठीक है। इन्हें गुना करने से 20 होता है और इनको घटाकर 8 आता है, ठीक है। बाकी बचा x को जैसा है वैसे लिखेंगे, -20 बच गया, 20 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट खोलना है, तो x स्क्वायर है -10 और x गुना हो जाएगा तो 10x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 2x हो जाएगा, फिर -20 बराबर 0, ठीक है। अब देख रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन सिर्फ x है, सिर्फ x, यानी कि वहाँ यहाँ पे 1x और यहाँ पे 10 बच जाएगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे लेने की कोशिश करता हूँ। इन दोनों से कॉमन लिया, x निकला, ठीक है। यहाँ से 1x बाहर गया तो यहाँ पे 1x बचेगा, माइनस ये x पूरा ही कॉमन चला गया इसलिए 10 बचेगा, और बाकी इधर में से
इधर में से कॉमन है 2 कॉमन गया तो बचेगा x, और यहाँ पे -20 है तो 2 कॉमन गया इसलिए सिर्फ 10 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2 10 के 20 होता है, 2 कॉमन गया तो सिर्फ 10 बचेगा, बराबर यहाँ पे बचा 0। ठीक है, अब जो कुछ भी बचा है यहाँ पे x - 10 x - 10 ये दोनों कॉमन है तो इनको सिंगल लिखना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं x - 10 और बाकी जो बच गया x + 2। ठीक है, इनको अलग से सिंगल लिखना है ब्रैकेट के अंदर, x + 2 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्योंकि ये 2 अलग अलग निकल चुका है गुणनखंड, ठीक है, तो इसको हम अलग अलग बनाएंगे। तो सबसे पहले x - 10 बराबर 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पे x + 2 बराबर 0 होता है। ठीक है, इतना करने के बाद अगर हम -10 को बराबर उधर कर देंगे, -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे +2 को उधर करेंगे तो -2 हो जाएगा, +2 उधर जाएगा तो -2। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निकालना है, और त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई तो माइनस में होगा नहीं, इसीलिए ये जो माइनस वाला आंसर है ये नहीं होगा, हमारा x का मान ये होगा। ठीक है, तो हमने x माना क्या था, x हमें माना था सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा की लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद और कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई थी। ठीक है, कर्ण की लंबाई छोटी भुजा की 2 गुना, छोटी भुजा की 2 गुना से 6 अधिक था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको निकाल सकते हैं 10 दूना 20 + 6। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 20 + 6 यानी कि 26 हो जाएगा। ठीक है, होने से हम यहाँ पर 26 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, और तीसरी भुजा के में था कि वो जो कर्ण की लंबाई है उससे 2 सेंटीमीटर कम था, यानी कि अब कर्ण की लंबाई तो 26 निकला है, उससे 2 सेंटीमीटर कम करना है। ठीक है, कम करेंगे तो ये 26 से 2 घटाने से 24 आता है, यानी कि 24 सेंटीमीटर ये होता है तीसरी भुजा। ठीक है, तो ये उत्पादक की सहायता से निकल चुका है, लेकिन अब हम श्रीधर आचार्य के सूत्रानुसार भी करके देखें। इसमें हम लिख सकते हैं x² - 8x - 20 बराबर 0 समीकरण को। ठीक है, इस समीकरण को ax² + bx + c बराबर 0 द्विघात समीकरण से। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का रूप है ना, तो इसके द्विघात समीकरण से तुलना करने पर ठीक है, तुलना करने पर a की जगह पर कौन है, a की जगह पर हमारा x है, 1 है, यहाँ पे 1 है ना, a की जगह पर 1 है, यानी कि a बराबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम b की जगह पर हमारा -8 है, तो हम यहाँ पे -8 लिख सकते हैं, और c की जगह पर हमारा -20 है, तो हम -20 लिख सकते हैं। आगे हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने द्विघात समीकरण से तुलना कर लिया है, a का मान निकल चुका है, b का मान, c का मान लगा लिया है, तो हम लिख सकते हैं श्रीधर आचार्य के सूत्रानुसार। श्रीधर आचार्य के सूत्रानुसार उसका सूत्र ये है x का मान निकालने के लिए -b + -√b² - 4ac/2 है। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ सबका मान लगाना है, माइनस पहले से ही है, b का मान -8 है, तो b का मान -8 लगाना पड़ेगा, फिर +√b², तो b अभी हमने देखा वो -8 था, तो यानी कि -8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -8 का स्क्वायर, तो जैसा यहाँ सूत्र है वैसे ही लगाना है, माइनस तो माइनस b का मान -8, फिर इस b की जगह पर -8 उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस अलग से है, ये वाला 4 है, इंटू देखिए a है, और a का मान यहाँ पर है 1। ठीक है, 1, और इंटू देखिए c, क्योंकि यहाँ c लगा हुआ है इसलिए c का मान -20 लगाना पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट में। ठीक है,
उसके बाद 2a 2 है और a का मान अभी देखा था 1 है। इतना तो हमने अभी मान लगा लिया है। मान लगाने के बाद अब हमें इसका समाधान करना है। यहाँ पे अगर आप देखें ये गुना में है तो गुना कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ +8 लिख सकते हैं। आगे वाले साइन को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो प्लस में हो, ये तो हमें पता ही है। माइनस होता है लिखना पड़ता। यहाँ पे रूट के अंदर माइनस का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ठीक है। और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 88 64 लिख सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे आगे प्लस हो रहा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो माइनस माइनस ये इंटू होम में होने के कारण ये गुना होगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है, प्लस। उसके बाद ये आपस में गुना होगा, ठीक है। 4 एकम 4 4 ही होगा, और 4 और 20 गुना करेंगे तो 4 दूना 8 यानी कि 80 हो जाता है, ठीक है, 80। इसके बाद यहाँ पे 2 और 1 गुना करेंगे, 2 एकम 2 हो जाता है, 2 एकम 2, ठीक है। ओके, बराबर 8 जैसा है वैसे रहेगा, प्लस माइनस रूट 60 और 80 अगर हम इन्हें जोड़ेंगे, ठीक है, तो 4 तो 4 ही होगा, फिर 6 8 14 हो जाएगा, यानी कि 144 बराबर और बट्टा 2, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा इसको समाधान कर लेते हैं। 8 प्लस माइनस यहाँ पर रूट 144 है, ठीक है। तो 144 का रूट निकालने से कितना होता है, तो हमें पता है 144 का रूट अगर हम निकालना चाहेंगे तो उसका रूट हो जाएगा 12। और अगर रूट निकालना ना आता हो तो सीख लीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं तो मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा शायद। तो यहाँ पे नीचे 2 है, 2 को 2 ही लिखेंगे। अब क्या, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है तो इसको 2 अलग अलग भाग करना पड़ेगा। वहाँ पे प्लस माइनस था इसलिए हमने इसको यहाँ 2 भाग कर लिया है, ठीक है। तो अब हमें इसको अलग अलग करना है। x बराबर 8 + 12 बटा 2, ये 8 - 12 बटा 2, सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पे साइन अलग अलग है। अब देखिए 12 और 8 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -12 और 8 घटाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, -4, 12 से 8 घटाए 4, क्योंकि ये वाला बड़ा है इसलिए माइनस हो जाएगा, और नीचे बटा 2 है, ठीक है। इसे हम काटेंगे 2 10 के 20, और इससे हम काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पे -2 आता है, यानी कि x तो यहाँ लिखा नहीं है, x बराबर यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 है, और यहाँ पे x का मान -2 है, ठीक है। तो ये तो अलग अलग आंसर निकला है, जैसा हमने पहले बताया -2 आंसर नहीं हो सकता है, यहाँ पे 2 ही होगा, सॉरी 10 होगा। तो इतना निकल जाने के बाद आपको सेम टू सेम वही करना है जो मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे छोटी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, उसके बाद कर्ण की लंबाई ये निकाला है, फिर तीसरी भुजा की लंबाई ये जो निकाला है, सेम टू सेम आपको इसी को रिपीट करना है बस। हमारा यहाँ का 1 नंबर हमने पूरा कर ही दिया है, ठीक है। बाकी आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन हम ये 2 नंबर भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि 2 अंकों की, ठीक है, 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या यानी कि एक संख्या है जो 2 अंकों का है, जैसे कि यहाँ पे ये एक संख्या है, ये हमारे 3 अंकों का है, ठीक है। 3 अंकों का एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। वैसे ही 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या है, ठीक है, उस संख्या को उसके इकाई के अंक से 2 गुना करने पर, अब 2 अंकों की संख्या जैसे कि ये 25, ठीक है, यहाँ पे ये इकाई होता है, ये वाला इकाई होता है, ये वाला दहाई होता है ना। तो यहाँ पे वही कहा गया है, जो धनात्मक संख्या है ना, इस तरह का कोई संख्या है, उस संख्या को उसके इकाई के अंक से, यानी कि ये जो इकाई का अंक है, ये मतलब जैसा यहाँ कहा है 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या को, यानी कि 25 को, ठीक है, उसके इकाई के अंक से, यानी कि इकाई का अंक क्या है 5, ठीक है, तो वही 5 से गुना करेंगे। गुना करने पर गुणनफल कुछ इस तरह से होगा, 189 होता है, ठीक है, गुणनफल इतना होता है। तो असल में तो 25 है नहीं, हमने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो जो भी होगा वो धनात्मक संख्या वो हमें मानना पड़ेगा, और गुना करने पर इतना लाना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, क्योंकि यहाँ कहीं भी दहाई और इकाई का अंक नहीं दिया गया है तो हमें उसे मानना पड़ेगा। जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का दोगुना है, यानी कि इकाई का अंक हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि इकाई के अंक का दोगुना है तो हमें इकाई का अंक ही मानना पड़ेगा, ठीक है। और उसका दोगुना करने पर वो दहाई निकलेगा, क्योंकि दहाई का अंक इकाई का दोगुना कहा गया है, ठीक है। तो इकाई का अंक निर्णय करें
यहाँ पे सिर्फ इकाई का अंक निर्णय करना है। तो जैसा क्वेश्चन में है उस क्वेश्चन के हिसाब से हमने माना इकाई का अंक है x, ठीक है, माना इकाई का अंक है x। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, ठीक है। जो दहाई का अंक है वो दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना, इकाई का अंक तो x है यानी कि 2 गुना होगा x का, यानी कि 2x हो जाएगा। दहाई का अंक हो जाएगा 2x, ठीक है। यानी कि इकाई का अंक हमारा x है और दहाई का अंक है 2x। इसीलिए हमें संख्या निकालना होगा, ठीक है, संख्या, क्योंकि 2 अंकों का संख्या, यहाँ पे 2 अंक तो निकल चुका है, उनका अगर हमें संख्या बनाना है तो दहाई के अंक को हमेशा 10 से गुना करते हैं। इकाई के अंक को नहीं करते हैं, सिर्फ दहाई के अंक को हमेशा 10 से गुना करते हैं, ठीक है। गुना करने के बाद जो इकाई का अंक होता है उसे जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। तो ऐसा करने से ये संख्या निकल जाता है। हमेशा याद रखें कि जो भी दहाई का अंक होगा उसको हमें 10 से गुना करना है और इकाई का अंक उसमें जोड़ना है। तो यहाँ पे हम गुना कर सकते हैं। सबसे पहले 10 दूना 20x प्लस 1x, ठीक है, 20x और यहाँ पे 1x, इनको जोड़ सकते हैं तो ये हो जाएगा 21x, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा संख्या निकल चुका है, ये पूरा का पूरा 21x संख्या है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि जो भी संख्या होगा, ठीक है, जो भी संख्या है धनात्मक संख्या को उसके इकाई के अंक से गुना करने पर, ठीक है। यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है जो भी धनात्मक संख्या है उसके धनात्मक संख्या को इकाई के अंक से गुना करने पर। इकाई का अंक तो हमने x माना था, ठीक है। तो जो भी हमारा धनात्मक संख्या है उसको इकाई के अंक से, इकाई का अंक हमने x माना है ना, इकाई का अंक हमने x माना है, तो उसी x से हमें गुना करना है। तो अगर हम इनको गुना कर लेंगे तो गुना करने पर गुणनफल तो 189 होगा, यानी कि डायरेक्ट हम प्रश्न अनुसार कर सकते हैं, यानी कि, ठीक है, प्रश्न अनुसार करने पर क्वेश्चन में जैसा कहा गया है जो संख्या है 21x, ठीक है, जो संख्या है उसी संख्या को इकाई के अंक से गुना करना है। इकाई का अंक हमारा x है तो उससे x से गुना करना है। तो गुना करने पर ये बराबर किसके होगा, बराबर ये 189 के बराबर होगा, ठीक है, 189 के बराबर। तो अब हम इसको आगे समाधान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल देख रहे हैं कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, यानी कि हमें इससे द्विघात समीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो अगर हम x और x गुना करेंगे तो ये द्विघात में आ जाएगा, तो 21 का तो 21 से होगा और x और x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 189, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि दो घात आ चुका है, लेकिन द्विघात समीकरण की तरह यहाँ पे 3 पद नहीं हुए, यहाँ पे 2 ही पद हुए हैं, तो हमें इसको ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इसको उत्पादक की सहायता से वाले नियम से ही कर लेंगे जैसा हो सकता है। यहाँ पे x का मान निकालना है तो x स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, 189 जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन 21 उसके नीचे चला जाएगा। और क्यों जाएगा, क्योंकि 21 यहाँ गुना में सट्टा है, गुना से अलग होता है तो नीचे जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा काट सकते हैं, ठीक है, 9, ये 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, ठीक है। यहाँ पे यानी कि 9 बार में कट गया। यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो अगर हम x से स्क्वायर हटा देते हैं तो इस 9 के ऊपर रूट लग जाता है, ठीक है, रूट लग जाता है। और अगर यहाँ पर रूट 9 यानी कि 9 का अगर रूट निकालते हैं तो 9 का रूट होता है 3, यानी कि x का मान हो जाता है 3। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से x का मान निकल चुका है, तो यानी कि इसे लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि श्रीधर आचार्य का सूत्र लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि x का मान निकल चुका है, यानी कि x हमने माना क्या था, हमने माना था इकाई का अंक, इसीलिए लिख सकते हैं इकाई का अंक बराबर 3, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इकाई का अंक पूछा गया है तो यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। दहाई का अंक तो पूछा ही नहीं है, फिर भी हम दहाई का अंक निकाल के देखते हैं। दहाई का अंक, ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा दहाई का अंक है 2x, दहाई का अंक है 2x। अगर 2x है यानी कि 2 तो लगाना है, लेकिन x का मान हमारा 3 निकला था, ठीक है,
यानी कि 2 तिया 6, यानी कि दहाई का अंक हो जाएगा 6। ये तो हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया, ऐसे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि वीडियो अभी भी बहुत लंबी हो गई है तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।